बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्मी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन, थैंक यू। खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आगे भी खैर आफियत रखे। जैसे आप लोग जानते हैं कि रोज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोग्राम हम आगे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उसके बारे में बताती चलूँ। आज का टॉपिक है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में दर्द। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट से। अगर आप लोगों में से किसी को भी घुटने में दर्द है और आप शदीद परेशान हैं तो आप हमारे इस सेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज। अगर आपके कोई भी सवाल है हमारे सेशन से रिलेटेड तो आप लाजमी कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज हम अपने गेस्ट से क्लियर करवा सकें। अपनी गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। उन्होंने डीपीटी किया है और स्पेशलाइजेशन की है ओएमपीटी में, एमएस ओएमपीटी, और कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं एट फिजियो है। लाहौर क्लिनिक के साथ भी वो फिजियोथेरेपिस्ट काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये 7 साल से इनके एक्सपीरियंस, 7 साल से जायद अरसे का एक्सपीरियंस रखते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं सईद मेडिकल क्लिनिक पे भी। इसके अलावा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर बात करें तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट काम कर चुके हैं। और स्पेशलिटी की बात करें तो स्पोर्ट्स न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी की हुई है। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र जी। आप क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? हेलो। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना, हम उस पे डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक जैसा कि डॉक्टर कुरतुलैन ने बताया कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कि घुटने का दर्द, जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम आ रही है और जिनको वहाँ पे स्वेलिंग है, पेन है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास नी पेन होती है ना, वो हमारे पास एक मोस्ट कंप्लेन होती है। जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, एज ज़्यादा होती है, आपकी एज 40 से ज़्यादा इंक्रीज करती है और आप जैसे 45 पे जाते हैं, 50 पे जाते हैं और एज बढ़ती जाती है, तो उसमें जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो सबसे मोस्ट कॉमन स्टार्ट होती है वो आपके घुटने के दर्द की होती है। आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, आपको उठते बैठते प्रॉब्लम होती है, आपको वजन उठाते हुए इशू आता है। और कुछ लोग वो होते हैं जो कि एथलीट, जो थ्रू आउट एक्टिविटीज लाइक अपने गेम वगैरह खेलते हैं और इस एज में आते हैं, उनमें नी की पेन या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अच्छा, नी जो है ना हमारे पास, अगर हम घुटने की बात करते हैं तो घुटने में हमारे पास यूजली, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि हमारे पास घुटना किस तरह से हमें नजर आता है। घुटना हमारे पास बेसिकली, अगर हम इसकी बात करते हैं तो घुटना हमारे पास कुछ इस तरह की शेप में होता है कि आपकी ऊपर वाली हड्डी होती है, ठीक है, जिसको हम फेमर कहते हैं। आपकी नीचे वाली हड्डी होती है जिसको हम तिबिया कहते हैं, और आपकी साइड्स पे जो बोन बनती है उसको हम, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं, एक फिबुला कहते हैं। और सामने जो आपके पास आता है ना, इसको हम नी कैप कहते हैं, या उर्दू में अगर हम कहते हैं तो इसको हम चपनी कहते हैं। इस तरह आपका ये घुटना जो है ना, यहाँ पे आके बनता है। और इन जगह पे आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। अर्थराइटिस जो यूजली आपका स्टार्ट होता है वो आपका इन एरियाज में स्टार्ट होता है। जो अब अंदर वाली साइड्स पे होते हैं वहां पे स्टार्ट होता है, बाहर वाली साइड्स पे होता है, फिर अंदर वाली साइड्स पे स्टार्ट होता है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या वजूहात होती है, इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है, घुटने में क्या क्या इश्यूज होते हैं, और इसमें इसको हम कैसे हैंडल करना है, इसको हमने कैसे डील करना है। नॉर्मली जो हमारे पास जैसे एज बढ़ती जाती है और उसमें घुटने पे लोड भी बढ़ता जाता है, घुटने पे वियर एंड टियर जिसको हम कहते हैं, घुटने घिसना शुरू हो जाते हैं, घुटनों में स्ट्रेस ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जो कि कंडीशंस को अर्थराइटिस की तरफ लेकर चले जाता है। या आपको कोई इंजरी हो, या आपकी कोई सडन मूवमेंट हो जिसकी वजह से आपके घुटने पे प्रेशर आए,
उस वजह से यहाँ पे घुटने की पेन स्टार्ट होती है, जिसमें आपका लिगामेंट का इशू आ सकता है, आपका मसल्स का इशू आ सकता है। और अगर लिगामेंट्स का इशू आता है तो लिगामेंट्स का इशू यूजली उन लोगों में आता है जो कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करते हैं, जिनमें नी सडनली ट्विस्ट होता है, या खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से अगर कोई डैमेज होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें लिगामेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें एसीएल भी हो सकता है, पीसीएल भी हो सकता है। उसकी भी सेम हमारे पास जो अलामात आती है लिगामेंट्स की, उसमें दर्द होती है, एकदम स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और चलने में दिक्कत होती है, और ये आपको यूजली किसी ना किसी इंसिडेंट के साथ रिलेटेड होता है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द एज, ये आपकी कोई ट्रॉमा से रिलेटेड होता है, आपकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। अदर देन दैट अगर हम बात करते हैं घुटने की, तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको घुटना अभी बताया कि हमारे पास 3 बोन्स होती हैं, फिर हमारे पास सामने मसल्स आ जाते हैं जिसको हम फ्रंट थाई के मसल्स कहते हैं। और जब मसल्स आपकी चपनी से गुजरते हैं ना, जहाँ पे आपकी चपनी अटैच होती है ना, वो आपका बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो आपका यहाँ पे दिस इज कॉल्ड कि ये आपके जो फाइबर्स आ रहे होते हैं क्वाड्रिसेप्स के मसल्स के, वो आपके टेंडन बनाते हैं। ये हमारे पास अगर हम देखें ना, ये हमारे पास टेंडन बनता है, जिसको हम कहते हैं कि ये मसल्स बाद में इकट्ठे होके एक रस्सी बनाते हैं, और रस्सी बना के ये पटेला पे अटैच होते हैं, चपनी से गुजरते हैं और चपनी से नीचे लगते हैं। इसको हम बेसिकली, अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो हम इसको बेसिकली घुटने में टेंडिनाइटिस कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है रनर्स में, जो लोग जंपिंग करते हैं, जो लोग स्क्वाट्स करते हैं, जो लोग जिम एक्टिविटीज करते हैं, जो लोग स्प्रिंटिंग करते हैं, जो लोग लाइक बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जो आपके क्रिकेटर्स होते हैं, जब ये हिट करते हैं ड्यूरिंग द बॉलिंग, तो जो इनका प्रेशर आता है वो आपकी टेंडन पे आता है, और जहाँ पे वो टेंडन जो रस्सी अटैच हो रही होती है, वहां पे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम टेंडिनाइटिस कहते हैं। अच्छा, तो आज जी जिस सर, तो ये सर, जी 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 अभी तो आपने बता दी अलामात ही बता दी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर हम बात करते हैं कि नी का, अगर किसी को आम अगर दर्द हम कहते हैं कोई चीज़ हिट कर गई या कोई और वजह हो सकती है, तो उसको हम इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को नॉर्मल नी पेन से, अगर हम नी पेन की बात कर रहे हैं तो। जी जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। नी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, वो आपका एज रिलेटेड होता है। एज रिलेटेड ऐसे होता है कि जैसे आपकी 40 से ऊपर एज जाती है, 45 पे जाती है, और जैसे आप 40 से एज आपकी बढ़ती जाती है, तो उसमें आपकी ग्रेजुअल पेन स्टार्ट होती है। ये वो अलामत होती है जिसमें आपको उसमें सोजिश ग्रेजुअल स्टार्ट होगी, आपकी दर्द ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी, और स्पेशली आपकी एज रिलेटेड होगी। जो आपको किसी चोट के साथ होती है ना, वो आपकी एज रिलेटेड नहीं होती, लाइक आप 25 के हैं, आप 30 के हैं, वो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस नहीं होती। अगर आपको पेन्स जॉइंट्स में आपको अगर अर्ली स्टार्ट होती है ना, तो वो डिफरेंट कंडीशंस होती है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशंस डायग्नोस करते हैं। उसमें एज आपकी लेस देन 40 होती है, आप 40 साल से कम होते हैं। उसमें आपको हाथों में भी दर्द होती है, उसमें आपको हिप में भी दर्द होती है, आपको हाथों की उंगलियों में भी पेन स्टार्ट होती है। लेकिन जो आपका मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, वो आपका इट्स रिलेटेड टू तीन तीन चीजें हमारे पास आ जाती है। पहली चीज आपकी जेनेटिकली अगर आपको आ रहा है, हेरिडिटी आ रहा है, मतलब कि आपकी फैमिली में है, मदर को है या फादर को है, या उनकी फैमिली में फादर की किसी सिस्टर को है, तो आपकी जेनेटिकली आ सकता है कि अगर उनमें जोड़ों में दर्द है, नी पेन है, तो चांसेस होते हैं कि आप में भी वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाए। दूसरा आपका जो इसमें आता है ना, वो आपका वेट आता है। लाइक जितना आपका वेट ज्यादा होगा, उतना आपका नी पे लोड ज्यादा होगा, उतना आपका स्ट्रेस ज्यादा होगा, बोन उतनी ज्यादा आपकी घिसेगी, बोन उतनी ज्यादा वियर एंड टियर करेगी। तो आपका अगर वेट ज्यादा होगा, आप ओवर वेट है, आप ओबीज है, तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कि आपका ये डेवलप हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीसरी चीज वो होती है, लाइक आपको कोई इंजरी हुई, आपको कोई चोट लगी, आपने उसको इग्नोर किया, आप उसको काफी देर तक इग्नोर करते रहे, आप
यंग थे, 35 के थे, 37 के थे, आपने उसको इग्नोर किया और ग्रेजुअली आपके मसल्स वीक होना शुरू हुए। जब आपके मसल्स वीक होते हैं तो आपकी बोन की लोडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बोन की लोडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें भी आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाए और जिसकी अलामत आपकी इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, उठते बैठते चलते फिरते आपको दर्द होगी, आपका घुटना सही तरीके से बंद नहीं होगा, सही तरीके से ओपन नहीं होगा, आपको आवाज़ें ज़्यादा आएगी और आवाज़ों के साथ आपको तकलीफ भी होगी। आवाज़ें आना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको घुटने में आवाज़ें आती है तो उसके साथ अगर आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, पेन होती है, ये अलामत होती है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, उसके अलावा आपका ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके नी में हो, आपकी हैंड में हो सकता है, आपकी उंगलियों में आ सकता है। ये मोस्ट कॉमन है कि पहले आपकी नी पे इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद आपके हाथों की ये वाली जो जॉइंट्स बनते हैं, इनमें इफ़ेक्ट करता है। फिर आपकी हिप जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट करता है, कूल्हे की हड्डी को इफ़ेक्ट करता है और आहिस्ता-आहिस्ता ये कमर में भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसमें दो तरह से हमने इसकी कॉज को आइडेंटिफाई किया। पहली कॉज हमने कही कि जी इट इज़ रिलेटेड टू द एज, जिसको हम कहते हैं कि जी इट इज़ नॉट द कॉज, इट्स समथिंग जो कि आपको ओल्ड एज होना ही है, 45 के बाद होना है, 50 के बाद होना है, 55 के बाद होना है। और दूसरी जो मैंने आपको कॉज बताई है वो ये बताई है कि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो, इन्फेक्शन चल रहा हो, कोई इंजरी चल रही हो, तो अगर आप उस जी इंजरी को जी। मेंटेन नहीं करते तो वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो अर्थराइटिस में जो हमारे पास मेन जो थिंग होती है ना, आप उसमें आपको जानने की ज़रूरत होती है उसमें होता क्या है। आपकी जो बोन होती है ना उसके कवरिंग होती है, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल की जो कवरिंग होती है ना, इसी तरह हमारी हड्डी की कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी कार्टिलेज, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और इस कार्टिलेज में जब वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाती है, जब कार्टिलेज माइक्रो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जब कार्टिलेज आपके जॉइंट्स के ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे होता ये है कि आपकी बोन एक्सपोज होती है, बोन आपकी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स या स्पर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आपकी बोन वहाँ पे चोंचे बनाना शुरू कर गई है। तो बोन स्पर्स जो है ना आपकी आपकी जो है ना बोन स्पर्स की वजह से आपको मूवमेंट में पेन आएगी, आपकी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगी और आपको वहाँ पे स्वेलिंग और वहाँ पे सोजिश स्टार्ट होगी। और इसमें जो अगर ये इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते तो ये बढ़ते बढ़ते वहाँ पे एक सिस्ट भी बना देता है। वहाँ पे जो ये मैंने आपको बोन स्पर्स बताए, ये वहाँ पे माइक्रो ब्रेक डाउन होते हैं और वहाँ पे ही ये फिरते रहते हैं और आपको पेन कॉज करते हैं, जिसको हम मेडिकली लूज बॉडीज भी कहते हैं। और अल्टीमेटली वहाँ पे आपकी फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब एक्सप्लेन किया हमें। और यहाँ पर हमारे पास हमारे व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी कि हम वो भी लेते हुए चलें। यहाँ पे हमारे पास एक हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे कि उनको उठते बैठते वक्त अगर नी में से आवाज़ आए तो कोई इशू हो सकता है। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आवाज़ें आना इज समथिंग, कहा जाता है कि जो हमारे पास जो बबल्स होते हैं ना जॉइंट्स के अंदर, जो आवाज़ें आती है ना वो ड्यू टू द बबल्स जो है ना उसकी वजह से आती है। अगर आपको आवाज़ों के साथ पेन है और उठते बैठते आपको प्रॉब्लम है, देन वो इशू है। ठीक है, अगर आपकी कोई इंजरी से रिलेटेड आवाज़ें आ रही है कि आपको चोट लगी उसके बाद उसमें आवाज़ें ज़्यादा होगी, तो देन वो इशू है। अदरवाइज अगर नॉर्मली आप नमाज के लिए बैठते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, सो इट्स नॉर्मल कि उसमें फ्रिक्शन होती है, उसमें रगड़ खाते हैं और इट कॉज समथिंग लिटिल बिट बबल साउंड। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद रियाज। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का जो है आंसर बहुत अच्छे से मिल चुका होगा।
और यहाँ पे मैं अब अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि जो लोग हमसे इलाज का पूछ रहे हैं उनको लाजमी इलाज बताया जाएगा, लेकिन अभी इस सेशन के एंड पे हम वो बताएंगे। हम एक सीक्वेंस से सेशन लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी जो इलाज का क्वेश्चन आपने किया है इलाज के बारे में, वो भी हम बीच में ही जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और लाजमी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन मैं यहाँ पे चाहूंगी कि जिन लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो भी हमसे कमेंट करके हमें बताते रहें, ताकि उनको उनकी क्यूरीज जो है तमाम क्यूरीज क्लियर की जा सकें। जी डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जैसे अभी हमने बात की, अलामात की बात भी कर ली, वजूहात जो है उनकी बात भी कर ली, और हमने ये भी बात कर ली कि नी के और कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। तो आपने ये भी बताया कि किस उम्र से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है। मुझे बताइए कि अगर हम जी। इसके अभी से पेन, अगर बेसिक स्टार्ट पेन हो रही है तो खाली उस पेन का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? जो शुरू में इनिशिएट मतलब हमारे पास आ रही हो रही है, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे? जी, जी। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आ रही है। जब तक आप उसको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं करवाते, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, वो उसको एग्ज़ामिन नहीं करता, तब तक आप उसको डायग्नोज़ तशख़ीस नहीं कर सकते कि जी आपकी पेन आया ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही आ रही है। हाँ जी, आपका एक क्वेश्चन था कि आपने अगर कोई तकलीफ हो रही है, पेन हो रही है, तो करना चाहिए। अगर इस पे डिपेंड करता है, आपकी कोई भी चोट आपको लग जाए घुटने में, आपकी ब्लीडिंग ना हो और उस पे आपने आइसिंग करनी है। जो मर्जी हो जाए, आपने ये एक बिल्कुल आइडेंटिफाई कुलिया है कि आपने 2 दिन उसको ना 2 से 3 मरतबा आइसिंग करनी है, 5 to 10 मिनट्स, चाहे सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, जितनी मर्जी स्पोर्ट हो, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि वहां पे आपकी उसमें ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, उसमें कोई एक्सपोज ना हो, उसको आपने अवॉइड करते हुए उसकी आइसिंग करनी है। हाँ जी, अब दूसरा ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपकी इंजरी नहीं है, आपको चोट नहीं लगी, आपको आप गिरे नहीं है, तो आपको एज रिलेटेड पेन आ रही है, जैसे 45 के बाद आ रही है, आप डायग्नोज भी हो चुके हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपको ऑन एंड ऑफ पेन ऑनगोइंग चल रही है, तो उसमें आप बाकायदगी के साथ हीट इस्तेमाल करते हैं। बट मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि पहली चीज़ जो होता है, आपका अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, और बहुत सारी कंडीशंस में जो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि आपका नॉन इन्वेसिव होता है, इंजेक्शन के बगैर, सर्जरी के बगैर, फिजियोथेरेपी तरीका इलाज होता है। और अगर आपका ग्रेड 3 या 4 आता है, तो देन आप इन्वेस्टिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें पीआरपी की तरफ जाते हैं, स्टेम सेल की तरफ जाते हैं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये तमाम तरीका इलाज जो है, एक प्रॉपर तरीके से तशखीस के बाद, उसकी एक्सरे देखने के बाद, उसको डायग्नोज करने के बाद, अगर पेशेंट को एमआरआई रिक्वायर्ड है तो एमआरआई करवाने के बाद उसको प्लान बताया जाता है कि ये आपका प्लान है और इस तरह से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और यहाँ पे मैं हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको वेलकम करते चलूँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मैं बताती चलूँ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, यानी कि घुटने में दर्द पे बात कर रहे हैं। मगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं तो लाजमी कमेंट करके हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्यूरीज अपने गेस्ट से क्लियर करवा सकें। इसके साथ साथ ही अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं जिसमें हम इन फ्यूचर अपने सेशन कंडक्ट करवा सकें तो वो भी लाजमी कमेंट करके हमें बताएं। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले आपने आंसर दिया था, उसमें वेट रिडक्शन का आपने बोला था। मुझे बताइए कि उसकी मतलब क्या लिंक है और किस हद तक जो है जरूरी है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम बच सकते हैं, मतलब अगर वेट रिडक्शन करें तो क्या जी, कितने मतलब उसमें रेशियो कितनी कितनी परसेंटेज है कि हमें बचा सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से? जी, बिल्कुल। अच्छा, जो ओबेसिटी है ना, वो आपकी घुटने पे, अगर आपका वेट बढ़ता है ना, तो वो आपके घुटने पे, अगर आपका हाफ केजी वेट बढ़ता है ना, तो आपके 2 केजी लोड घुटने पे बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेट 0.5 इंक्रीज हुआ तो आप 2 केजी लोड, आपने 2.2 केजी आपने लोड बढ़ा दिया। और अगर आपका 2 केजी या 2.2 केजी लोड बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि आपने घुटने पे 10 किलो वजन डाल दिया मजीद।
तो अगर आप इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, लाइक आप अगर अपना वजन, पहले तो आप पेन मैनेज करते हैं, पेन को कंट्रोल करते हैं, स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं, आपकी मूवमेंट को आपको रिस्टोर किया जाता है, आपकी मूवमेंट बहाल की जाती है, आपकी मूवमेंट को फंक्शन किया जाता है, बेहतर किया जाता है। फिर उसके बाद ये प्रिवेंशन में आता है, या आपके ये अदर देन दैट कि दोबारा आपको इसका फ्लेयर अप, दोबारा इन्फ्लेमेशन ना हो, उसमें आता है कि आपको प्लान दिया जाता है कि आपने 4 to 6 months, आपने मंथली 1.5 months आपने ½ kg रिड्यूस करना है। और 6 महीने के बाद आप ये देखेंगे कि जो आपकी 6 महीने पहले वाली घुटने की कंडीशन होगी और जो 6 महीने बाद है, उसमें ड्रामेटिकली 50% आपकी पेन रिडक्शन होती है और पेशेंट्स अपने आप को बहुत बेहतरीन महसूस करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, पहली चीज़ प्रिवेंशन में रिकमेंड करता हूँ कि आप इवन अगर आप 40 पे आ चुके हैं तो पहला असूल बना लें अपना, अपनी जो है ना, आपने वॉक स्टार्ट करनी है। आपने वॉक स्टार्ट करनी है पेन के बगैर। हमारे बहुत सारे मरीज आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपने 20 मिनट्स वॉक बता दी, अब 20 मिनट्स मैंने वॉक की, उसके बाद मैं 3 दिन बेड से उठ नहीं सकी। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने हर पेशेंट्स का जो लोडिंग होती है ना नी पे, वो डिफरेंट होती है, हर पेशेंट्स की मसल स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। तो पेशेंट इटसेल्फ अपने आप को आइडेंटिफाई ऐसे कर सकता है कि आपको कितने मिनट तक पेन नहीं आती। अगर आपको 12 to 15 मिनट्स तक पेन नहीं आती तो आपने उसको 15 मिनट्स करना है। अगर आपको 16 मिनट्स में पेन आती है ना, आपको आपको 16 मिनट्स में आ गई, तो आपने कोशिश करनी है उसको 14 पे ही क्लोज कर देना है। तो दिस इज द वे कि आप अपनी वॉक को भी कंटिन्यू करते हैं और आप इसको पेन को भी प्रिवेंट करते हैं। वॉक अपनी लाइफ में लेकर आए, फिर आपकी स्लाइटली साइकिलिंग आ जाती है। आजकल साइकिल्स अवेलेबल है, हर बंदा बाय कर सकता है साइकिल। लाजमी स्टेशनरी साइकिल्स जो कि घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तीसरा, जो यंग लोग हैं, अभी तो कोविड है, लेकिन अदर देन दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें स्विमिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें स्लाइड, ये यंग लोगों के लिए बता रहा हूँ कि स्लाइड जॉगिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दिस इज द वे कि आप अपनी ओबेसिटी को मेंटेन करते हैं, अपनी वेट को कम करेंगे और वेट के ज़रिए से आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके मसल्स जो है ना, वो भी इस वजह से एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, आपका घुटना बेहतर होगा, आपकी घुटने की चपनी बेहतर होगी, आपकी उसकी मूवमेंट में बाकायदगी के साथ उसमें जो मूवमेंट से ये होता है कि उसमें सर्कुलेशन बेहतर होती है और वो वहाँ पे फ्लूइड्स प्रोडक्शन, जिसको हम हाइलीन जो कहते हैं, हाइलीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और आपका कार्टिलेज वहाँ पे मजबूत किस्म का रहेगा, कवर करके रहेगा। जी बहुत डॉक्टर शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जुरात। और यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन है, मैं वो लेती चलूँ। जी जी। सर यहाँ पे ज़हीन वो हमसे पूछ रहे हैं कि हेलो सर, आई हैव पेन इन माय लेफ्ट नी एंड आई वेंट टू द डॉक्टर आफ्टर रेडियोलॉजी। द डॉक्टर टोल्ड मी दैट फ्रॉम द blue color bone covering 1 centimeter is damaged and fell about 1 centimeter and disappeared, and said that there should be an operation. What do you say about this? राइट। अच्छा, ये जो बताना चाह रहे हैं ना, इनकी एज इंपॉर्टेंट है, इनकी एज क्या है, और ये जो बता रहे हैं ना, ये इनका ट्रॉमा से रिलेटेड है। समथिंग ब्लू, ब्लू कलर का जो होता है ना, वो आपका मेनिस्कस होता है, जो कि मॉडल्स में नजर आता है कि लाइक हम नी का जो मॉडल्स देखते हैं उसमें हमें अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें मेनिस्कस इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि उनका 1 सेंटीमीटर का मेनिस्कस आपका वहां पर डैमेज हुआ है। अब मेनिस्कस के लिए ये डिपेंड करता है कि आपने, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर ये स्पोर्ट्समैन नहीं है तो आप फिजियोथेरेपी से 100% ठीक हो जाएंगे। अगर ये स्पोर्ट्समैन है तो इसमें दो चांसेस होते हैं कि पहले आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं 6 मंथ्स, अगर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट 100% क्योर कर जाता है। उसके बाद अगर वो नहीं प्रॉब्लमेटिक सॉल्व होती, उसकी फंक्शनल एक्टिविटी स्पोर्ट्स की नहीं स्टार्ट होती, देन उसको एडवाइस किया जाता है कि आप सर्जरी कराएं एंड देन उसके बाद फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन कराएं। इनके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि पहले तो ये तशखीस करें कि इनका अगर मेनिस्कस का इशू है
तो मेनिस्कस का इशू कितना डैमेज है। एटलीस्ट ये 6 वीक्स जो है ना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, और इंशाल्लाह इनकी कंडीशन ग्रेजुअली थर्ड वीक फोर्थ वीक इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और इनको खुद नजर आएगा कि मुझे आया ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिसिप्लिन के आप ऑर्थोपेडिक को भी कंसर्न करते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी कंसर्न करते हैं, और अगर आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते तो आप एटलीस्ट आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेगा कि अगर आपने सर्जरी नहीं करवानी तो कैसे आप इसको कोप अप कर सकते हैं और कैसे अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे आपके मसल्स के पावर बेहतर होती है, स्ट्रेंथ आती है, मसल्स एक्टिवेट कटिंग बोन पे नहीं होगी। जब आपकी लोडिंग बोन पर नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी जो कंडीशंस है वो पेनफुल वाली कंडीशंस को पहले से बेहतर होगी। सर्जरी आपका सबसे लास्ट ऑप्शन है जब आपकी लाइक आपसे उठा भी नहीं जा रहा, वो आप लगातार 6 मंथ से अगर वो प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द इंडिकेशन के पेशेंट इज अनएबल टू स्टैंड, दिस इज द इंडिकेशन पेशेंट इज अनएबल टू वॉक फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। उससे पहले आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, माशाल्लाह हमारे साथ ऑर्थोपेडिक भी वर्क करते हैं, पीआरपी हैज़ अ वेरी गुड रिजल्ट्स। आपके अगर आप पीआरपी प्लस फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो इट हैज़ अ वेरी गुड ड्रामेटिकल इफेक्ट। तो ये इनकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इनकी तशखीस देख के डिपेंड करेगा, एक्सरे एमआरआई देख के और फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट देख के देन इनको हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे हमारे पास एक और हमारी व्यूअर है, वो क्वेश्चन पूछ रही हैं, सलमा है, वो कह रही है आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ऑफ ग्रेड 2 एक्सरे के बाद, और फिर साथ ही वो कह रही हैं कि राइट नी वाज इन्फ्लेम्ड, इट्स बेटर आफ्टर मेडिकेशन, बट स्टिल व्हेन आई क्लाइंब स्टेयर्स आई कुडंट गिव प्रेशर ऑन माय राइट नी एज इट हर्ट। और उसके साथ ही वो कह रही है वॉकिंग इज नो प्रॉब्लम बट व्हेन क्लाइंबिंग स्टेयर्स इट्स हर्टफुल ऑन द राइट नी, कैन आई यूज साइकिल? जी, आप साइकिल आपकी कंडीशंस में आइडेंटिफाई कर दिया हूँ। ग्रेड 2 का ठीक है, आपने ये जो चीज़ बताई ग्रेड 2 का, आपको स्टेयर्स में डेफिनेटली पेन आ रही है, बट वो पेन आपकी कोप अप हो जाएगी विद योर एक्सरसाइजेस। आपको पहले पेन को कंट्रोल करवाना है, आपको स्टेयर्स में भी पेन नहीं आनी चाहिए, इवन आपको ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मैं आपको पहली चीज़ एडवाइस ये करूँगा जस्ट टू गो फॉर 8 सेशन फॉर फिजियोथेरेपी ऑफ योर नी। उसके बाद आप इसको मेंटेन करें एंड देन यू नीड टू स्टार्ट होम बेस्ड एक्सरसाइजेस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मजीद प्रिवेंट करने के लिए कि हमने इसको सर्जरी की तरफ नहीं लेकर जाना। साइकिल्स इन जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको मैं रिकमेंड करता हूँ, जो लॉन्ग सिटिंग साइकिल्स होती हैं, जो आपकी एक होती है, आपकी साइकिल्स होती हैं कि जो जिसकी हाइट ऊपर हो जाती है। अगर आपकी एज 45 से ऊपर है तो मैं आपको लॉन्ग सिटिंग साइकिल स्टेशनरी रिकमेंड करता हूँ, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसकी बैक पे सीट्स होती हैं और उसकी जो लेग्स होती है ना वो सामने की तरफ होती है। आप साइकिल कर सकती हैं, साइकिल में कोई इशू नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि साइकिल को आप 5 मिनट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली एवरी वीक 1 मिनट बढ़ाते जाएं और उसको 20 मिनट्स तक ले जाएं। इस तरह आप अपने सिम्टम्स को भी मॉनिटर करते रहेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। सेकंड, आपकी साइकिलिंग भी एड्स ऑन हो जाएगी और आपके मसल्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी है ना उसके लिए जी देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। साइकिल वॉक इज वेरी गुड फॉर द नी जॉइंट। जो लोग कहते हैं ना कि जी आपने बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि जी आपने ज़्यादा चलना नहीं है, आप ज़्यादा नहीं चलेंगे तो आप उसको मज़ीद वॉर्सन करेंगे, आप उसको मज़ीद मसल्स को वीक करेंगे, आप मज़ीद उसके फंक्शंस को, जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है ना कि आप उसको न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से मेमोराइज करते हैं, आपका ब्रेन मेमोराइज करता है। और अगर आप चलना ही छोड़ देंगे और स्टेयर्स अप ही छोड़ देंगे तो फिर तो आप तो हर दफ़ा करते रहेंगे जी मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ उतरते हुए प्रॉब्लम है। हम अपनी लाइफ में स्टेयर्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। मैं हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसको स्टेयर्स भी करवाते हैं और उसी स्टेयर्स से मरीज़ बेहतर होता है और उसके बाद वो यही कहता है कि जी मैं स्टेयर्स में काफ़ी बेहतर हूँ। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। और यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, शाइस्ता जबीन कह रही हैं नी में गैप है, इसका इलाज बता दें।
जी, नी में गैप का यही मतलब है कि आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है और इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है ना वो फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी प्लस मेडिकेशन। आप मेडिकेशन जो है ना यूज़ करेंगे, आप फिजियोथेरेपी करवाएंगे, उसके बाद आप बेहतर हो जाएंगे। जो मरीज़ होता है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 टू 10 सेशंस में बेहतर हो जाता है। अगर ग्रेड 1 का होता है, ग्रेड 2 के पेशेंट्स या ग्रेड 3 के पेशेंट्स उनमें प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं और देन फिजियोथेरेपी भी करवाई जाती है और उन प्रोसीजर से पहले भी फिजियोथेरेपी करवाई जाती है और फिजियोथेरेपी पेन फ्री करवाई जाती है कि जिसमें आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और ग्रेजुअली आपके सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। सर शाइस्ता जबीन का ही कमेंट है कि नी में गैप है तो वॉकिंग मशीन पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे इनको? इस पे ना दो दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रेडमिल पे लोडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। वो ये कहता है कि जी आप फॉरवर्ड जा रहे होते हैं, ट्रेडमिल बैकवर्ड आ रही होती है, तो आप नी को जो फुट को हिट करते हैं ना ट्रेडमिल पे, तो आपका लोड नी पर मजीद बढ़ जाता है। तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कोई कच्ची मिट्टी जो पार्क्स में होती है या जो घास होती है उसमें अगर आप वॉक करें वो आपकी ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, अगर आपको ट्रेडमिल में पेन नहीं आ रही, अगर आप ट्रेडमिल करते हैं और अगर आपको मशीन में पेन नहीं आ रही, देन यू कैन डू दैट बिकॉज जो दर्द होती है ना वो हमारे पास एक अलामत होती है। अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत जो जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर निज़ाम बनाया है कि अगर आपको पेन आती है ना तो वो आपको इंडिकेट करता है कि यू शुड नॉट डू दैट। अच्छा, अब उसमें आपको आई होप कि आपको ट्रेडमिल में पेन नहीं आएगी। आपने ट्रेडमिल इंक्लाइन नहीं करनी, इंक्लाइन करेंगे वो मजीद लोड करेगा। आप 2.5 पे स्टार्ट कर सकते हैं, 2.8 तक लेकर जा सकते हैं। आई होप उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 से ऊपर ना लेके जाइएगा। बट मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा कि अगर आपके घर के पास पार्क्स हैं या आपके पास कोई ग्राउंड बना हुआ है कच्ची मिट्टी का, उसमें अगर आप वॉक करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और वो उसको मजीद बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और यहाँ पे हमारे पास एक और हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं इस वक्त 55 साल हूँ, मुझे आज 8 साल पहले दाएं घुटने पर चोट लगी थी। उस वक्त दर्द कम था, मैंने कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया था। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बर्फबारी ज़्यादा हुई है, जिस वजह से चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। बराए मेहरबानी कोई हल बता दें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो विंटर्स होती हैं ना वो यूजुअली विंटर्स में हमारे जो पेन एनर्जीज बढ़ जाते हैं। अब वो क्यों बढ़ जाते हैं उसकी वजह ये होती है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। जब भी आपका बॉडी टेम्परेचर कम होगा ब्लड सर्कुलेशन आपकी रिड्यूस होगी। जब ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस होगी आपकी वहाँ पे जो पुरानी किस्म की जो दर्द है वो आपकी उभर के सामने आ जाती है। इसके लिए मैं आपको बेस्ट यही एडवाइस करूंगा कि अपने आप को जिस एरिया में जहाँ पे आपकी बर्फबारी हो रही है अपने कमरे को वार्म रखें। उससे आपको काफ़ी इफेक्ट होगा कि अगर आपका जिस्म गर्म रहेगा तो आपको पेन या प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, मैं आपको इनको यही कहूँगा कि ये भी वॉक शुड स्टार्टिंग के 30 सेकेंड 1 मिनट अगर इस तरह के जो विंटर्स में होते हैं उसमें अगर आपको स्लाइटली पेन आती है कोई बात नहीं। आफ्टर 1 मिनट जैसे वो उसमें सर्कुलेशन बेहतर होती है तो यू वुड बी फील बेटर। तेज चलना इज नॉट द सोल्यूशन। सिंपल नॉर्मल वॉक करें, इंशाल्लाह इससे ये बेहतर हो जाएंगे। नहीं बेहतर होते तो इनको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तशखीस करानी चाहिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होगा और मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव आप हमारे साथ बातें शेयर कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को भी यकीनन बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे हमारे व्यूअर्स से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कह रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ सर दर्द के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो उनको मैं बताती चलूँ कि हमारे इस पेज पे ये सेशंस मौजूद हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरे आपके तमाम सवालों के जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपसे अपना क्वेश्चन एक करना चाहूंगी, वो ये कि एक पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, तो उसको अब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे वो इसको मजीद प्रोग्रेस होने से बचा सके? जी जी बिल्कुल। जो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज अपनी एक्सरसाइज को लेकर है, ठीक है। एक्सरसाइज विदाउट पेन, पहला चीज आपने एक्सरसाइज को करना है। दूसरी चीज आपने ये करना है कि आपने इसको तशखीस करवानी है कि वाकई आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर ग्रेड 1 है इसको
अगर ग्रेड 2 है इसको मजीद ख़राब होने नहीं देना, अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं करना, अपनी एक्टिविटीज़ को ग्रेजुअली वीकली बेसिस बढ़ाना और पेन फ्री बढ़ाना। इन चीज़ों से आपकी जो पेन है और इन चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो तीसरा जो है ना आपकी एक्टिविटी और आपने रेस्ट, कितनी आपने एक्टिविटी करनी है और कितना आपने रेस्ट करना है। अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा जॉइंट को स्ट्रेस स्ट्रेस आउट करेंगे, और आप कम रेस्ट करते हैं तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है एक्टिविटी एंड रेस्ट में। तो इसका मतलब ये कि आपने उतनी एक्टिविटीज़ करनी है जितना आप उसके बाद रेस्ट कर सकें, फिर आपने उतनी एक्टिविटीज़ करनी है, फिर आपने रेस्ट करना है। इस तरीके से आप जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। चौथा जो है आपका वेट लॉस। जैसे आपकी पेन कंट्रोल हो जाती है, आपकी स्वेलिंग कंट्रोल हो जाती है, टारगेटेड आपने, मैं सिंपल गुजारिश करता हूँ, हाफ केजी कम कर लें। आप 6 महीने के अंदर अगर आप जो है ना 2 to 3 kg कम करते हैं ना, तो इट वुड हैव वेरी गुड रिजल्ट। आपको अगर इवन बैकएक है, आपको नी पेन है, पेन कंट्रोल करने के बाद अगर आपने इसको बचाना है कि आपकी प्रॉब्लम दोबारा ना आए, काइंडली अपने वेट को एटलीस्ट 2 kg कम करें। अच्छा, पांचवा ये होता है कि अगर आपको इतनी ज़्यादा पेन आ रही है, फिर आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो फिर आप उसमें केन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बगैर किसी के लाइक दिखाए बगैर स्टार्ट करें। उससे ये होता है कि आपकी जो जॉइंट्स के अंदर फीलिंग्स आ रही होती है ना बैलेंस की, आप यूज टू हो जाते हैं केन के। सो केन आप एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए मैं पेशेंट को केन एडवाइस नहीं करता अनटिल अनलेस जब तक उसकी मजबूरी ना बन जाए कि जी मैंने अब सर्जरी भी नहीं करानी, मैं बेहतर भी नहीं हो रहा, तो फिर हम स्टिक की तरफ जाते हैं। अदरवाइज अर्ली स्टेजेस में हम स्टिक की तरफ नहीं जाते हैं। और हमारे लोग बहुत सारे ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो ब्रेसेस जो है ना वो आपकी कुछ कंडीशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती कि जी आपने ब्रेसेस स्टार्ट करनी है और अब आप नी पे ब्रेस जो है ना वो पहन रही हैं, और आप पिछले 3 माह से पहन रहे हैं, तो आपकी मसल्स की वीकनेस मजीद वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट डोज पहनाए जाते हैं ऑपरेशन के बाद, लेकिन वो भी 2 to 4 वीक्स के लिए पहनाए जाते हैं, ताकि मरीज का जो ऑपरेट हुआ है ना वो वहाँ पे हील अप प्रॉपर तरीके से हो जाए। हीलिंग के लिए पहनाए जाते हैं। तो जब आपकी हीलिंग हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद यू हैव टू बी रिमूव इट ग्रेजुअली। जब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराते हैं तो फिर आपको ब्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो आपको मजीद आप ब्रेस के ऊपर बाउंड हो जाती है। लास्ट आपकी मेडिसिन डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। अगर आपको पेन है, डेफिनेटली अगर आपकी पेन का लेवल 90% है आउट ऑफ 100%, आपका पेन का लेवल 80% है, तो डेफिनेटली उसमें आपको कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब आपका पेन का लेवल 50% पे आता है, 60% पे आता है, देन आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ आप अपनी जो आने वाली लाइफ है ना वो आप बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। आपकी पेन कम हो सकती है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है, और ये तमाम ट्रीटमेंट प्लान आपका रिलेटेड टू योर कंडीशन। एग्जामिनेशंस के बाद हमारा एक बड़ा बैड कॉन्सेप्ट है कि जी हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एग्जामिनेशंस के लिए कोई भी नहीं जाता। एग्जामिनेशन के लिए वक्त जाते हैं जब वो कहते हैं ना कि सर से पानी गुजर गया है, कि वो इतनी इन्फ्लेमेशन होगी, वो ग्रेड 1 का था। तो जो आप फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट बेहतर हो सकते थे, मेंटेन कर सकते थे, अब आपको मजबूरी के तौर पे वहाँ पे सर्जरी करवानी पड़ रही है। तो इतनी सी लापरवाही कि आपकी 2 से 3 साल अगर आप लापरवाही करते हैं इन चीज़ों में और इग्नोर करते हैं, और फिर आपकी मेडिसिन हाई डोज स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी हाई डोज मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, फिर आप कहते हैं जी हमें स्टमक अल्सर हो गया, हमें वॉमिटिंग आती है हाई डोज खाने से, हमारा स्टमक जो है ना आपको मेडिसिन भी बंद करनी पड़ जाती है। आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप मेडिसिन नहीं खा सकते, आपका लीवर का कोई इशू हो रहा है तो आप इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकते।
तो अल्टीमेटली अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अर्ली ट्रीटमेंट करवाएं अपने नियरेस्ट टू योर डॉक्टर्स, नियरेस्ट टू योर फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट इज वेरी इमर्जिंग फील्ड, इतनी इमर्जिंग फील्ड है कि हर बंदा इस टाइम की इस फील्ड को अप्रिशिएट कर रहा है। आप एक बंदा चल नहीं सकता, आप उसको चलना सिखा देते हैं। आपकी इतनी ब्लेसिंग है कि आप उसको दोबारा हाथ पकड़ के आप उसको उठना सिखा देते हैं। उसके लिए आप दोबारा से नई जिंदगी बहाल करते हैं, वो दोबारा से बेड से वापस आता है। तो इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड, इट्स वेरी आपके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इतने पेशेंट्स हैं, इतने पेशेंट शफा याब हो रहे हैं, इतने पेशेंट्स मेडिसिन से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बगैर हर चीज आप मेडिसिन के बाद अल्टीमेटली आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आना होता है। तो बेहतर ये है कि आप लेस मेडिसिन मोर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को फॉलो करें, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जिसमें आपकी दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। और हमारे लोग क्या करते हैं, एक चीज़ और मुझे याद आई कि जी पेन स्टार्ट होगी, वो ना क्या करते हैं कि जी गरम रेत ले लो, गरम चीज़ ले लो, फटाफट गरम चीज़ लगा दो। अच्छा, वो फटाफट गरम चीज़ लगा देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप चाय बनाते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक टेम्परेचर के बाद पानी जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाता है। जब वो ऊपर आता है ना, तो इसका मतलब वो स्प्रेड आउट करते हैं। अगर आपको चोट लगी है, आपको इन्फ्लेमेशन है, और अगर आप उसके ऊपर हीट लगा रहे हैं, यू कैन इमेजिन दैट कि आप उसकी जो वाटर कंटेंट जो बॉडी के अंदर है, इस तरह आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो खुदारा हीट इज नॉट द सोल्यूशन इन acute कंडीशंस। जो कंडीशन में कभी भी हीट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो मजीद इन्फ्लेमेशन को, मजीद सोजिश को बढ़ा देता है। आप ये कर सकते हैं, आजकल वो क्रेप बैंडेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको नहीं पता चल रहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं पता चल रहा, आप नहीं किसी के पास जा सकते, आप कंप्रेशन बैंडेज आप उस दो दिन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में गर्म पट्टी कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसके बाद उसकी लाजमी तशखीस करवाएं, उसका लाजमी ट्रीटमेंट प्लान करवाएं। जो भी डॉक्टर होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट उसको ट्रीटमेंट प्लान कोशिश करके बता देता है, अफोर्डेबल हो या नॉन अफोर्डेबल हो। इट शुड बी कंसर्न विद योर हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। आपने अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से डील करना है, उसके पास जाना है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, चाहे प्राइवेट जाना है। इट शुड बी कनेक्टेड विद योर डॉक्टर्स, विद योर फिजियोथेरेपिस्ट। पेन है, मूवमेंट प्रॉब्लम है, 100% than that, surgery है, then you go for other medical practitioners और आप उनके पास जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही हमारे साथ इंटरेस्टिंग जो बातें हैं, इंफॉर्मेटिव बातें शेयर कर रहे हैं, उसका बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, वो कोई वेट गेन का पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहे हैं कि उनको बैक एक है, किसी को लेग पेन है। तो उनको बताती चलूँ कि हमारी इस पेज पे रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं, आपकी तमाम क्वेरीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अगर जिन क्लिनिक पे आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, अगर उनकी लोकेशन के साथ शेयर कर दें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इधर फिजियो रिहैब सईद मेडिकल क्लिनिक, जो कि टीआईए मेन पुलिस वार्ड लाहौर में लोकेटेड है। मेरे यहाँ पे 3 डेज होते हैं और मैं यहाँ पे 6 to 9 प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपको इसका नंबर भी शेयर कर दूँगा अपॉइंटमेंट के लिए, कि अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो हमारे पास आ सकता है। वी आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई नॉन अफोर्डेबल भी हो तो हम हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 to 4 months हो गए, और हमने लाहौर के अंदर अभी तक काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 120+ पेशेंट इन 3 months में कर लिए। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे सेशन के एंड का टाइम हो चुका है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक इंसान, नॉर्मल इंसान की हम बात करते हैं, वो फिजिकली फिट रहना चाहता है कि उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ करे? अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ बता दें जिनसे वो फिजिकली फिट अपने आप को रख सकता है, ताकि उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो। जी, आप
सिर्फ मैं आपको एडवाइस करता हूँ 30 मिनट्स वॉक। आप सिर्फ 30 मिनट्स वॉक हफ्ते में 4 दिन करते हैं ना, तो इस चीज़ की श्योरिटी है आपका घुटना कभी नहीं खराब होगा। आपको मैं तेज वॉक भी नहीं कह रहा, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ कि आपने जोगर्स पहनने हैं, टाइम निकालना है। आपने किसी भी टाइम, दोपहर के टाइम, रात के टाइम, अगर आप ग्राउंड में नहीं जा सकते, अपने ही घर में जोगर्स पहन के लॉन में चक्कर लगा लिए। अगर आप उसमें भी नहीं जा सकते, खड़े खड़े आपने चलना शुरू कर दिया। हमने एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी कि हाउ टू वॉक विद स्टैंडिंग। अपनी टांगों को आप जो है ना ऊपर नीचे कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, जिस तरह आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। तो बेस्ट थिंग इज आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स वॉक विदाउट पेन 4 days a week is very very important for your knees, for your जी सर। सर आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो सर, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। जी व्यूअर्स, बात कर रहे थे हमारे गेस्ट से आज ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि नी जॉइंट पेन पे। हमने उनसे पूछा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं इसकी, और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। अभी हम इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अगर हम अपनाएं तो हम लोग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो इस पे हम बात कर रहे थे, और जिन्होंने क्वेश्चंस में मतलब पूछे हमसे नी के बारे में, उनको भी हमने कोशिश किया कि पूरी उनकी क्यूरीज क्लियर करवाई जा सके। जिन्होंने पूछा है लेग पेन के बारे में, बैक पेन के बारे में, सर दर्द के बारे में, वेट गेन के बारे में, उनके लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे पेज पे मौजूद वीडियोस, आप रिकॉर्डेड वीडियोस चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आपकी क्यूरीज जो है उसका जवाब मिल जाएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी तमाम क्यूरीज उन सेशन को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर लेते चलेंगे डॉक्टर साहब से, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जी आपको जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी आप कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे कि डेली आप वॉक की बात कर रहे थे कि उसको उससे किस तरह से जो है बच सकते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी जी, आपको मैं यही बता रहा था कि हमारे पास भी मोस्ट ऑफ द पीपल के आप साइकिल नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं जी कर जी। सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं होता। तो मैं सिंपल ये सर एडवाइस आपकी करता आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हूँ, मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ। अब ठीक आ रही है बात? जी। जी जी, अब तो ठीक आ रही है। आप क्या, आपने 30 मिनट्स वॉक रूटीन स्टार्ट करनी है। पहले आप 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे, हर हफ्ते बाद आप 2 मिनट इसको बढ़ाते जाएंगे। 6 से 7 हफ्ते बाद आप 30 मिनट्स वॉक पर आप चले जाएंगे इजीली। आपने इसको 4 days a week कंटिन्यू करनी है। इट मस्ट बी 4 days a week। आप गैप लेकर आ सकते हैं, अगर आपने 2 दिन की है आप एक दिन गैप लेकर आ सकते हैं, फिर आप 2 दिन कर सकते हैं, आप लगातार 4 दिन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप 3 दिन गैप लेकर आ सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बट आपने जोगर्स पहनकर आपने नॉर्मल वॉक स्टार्ट करनी है। जब आप नॉर्मल वॉक स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप बेहतर चल रहे हैं तो फिर आप ब्रिस्क वॉक की तरफ जा सकते हैं, फिर आप जॉग की तरफ जा सकते हैं। 45 के बाद तो फीमेल्स को स्पेशली मैं रिकमेंड नहीं करता जॉग के लिए। बट पहले आप वॉक स्टार्ट करें, अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करें, जब आप बेहतर हो जाएंगे तो फिर आप जॉग की तरफ जाएंगे। सो 30 मिनट्स वॉक इज द सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। 30 मिनट वॉक रोजाना करने से आप इस बीमारी को, इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे व्यूअर्स के साथ इतना अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की। अपनी इतनी कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए एक वक्त निकाला, हमारे सेशन हमारे साथ किया। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए, हमारी तमाम क्यूरीज को क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपने कमेंट्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ हमारे सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मजीद अच्छे से टॉपिक के साथ और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और किसी अच्छे से गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।